तो मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं आज नए नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश के साथ। और आप सभी को पता है राजस्थान हाई कोर्ट की एलडीसी की जो परीक्षा तिथि आ गई है उसकी अपन ने अभी चर्चा की है। 12 और 19 मार्च को एग्जाम होगा, तो इसकी भी आप तैयारी बनाए रखें। और चलते सबसे पहले क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री और कला और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, गोराधाई ने मारवाड़ की जान बचाई थी। गोराधाई थी, उसने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो गोराधाई ने उदय सिंह की नहीं, उदय सिंह की जान किसने बचाई थी, पन्नाधाई ने बचाई थी। ये भी ध्यान रखना ना, पन्नाधाई ने बचाई थी, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चंद्रसेन की नहीं, सुमेर सिंह की नहीं, किसकी जान बचाई थी, अजीत सिंह की जान बचाई थी। ध्यान रखना, ये गोराधाई है, वो पन्नाधाई है ना। हाँ, तो ये मारवाड़ का शासक अजीत सिंह, वो मेवाड़ का शासक था कौन, उदय सिंह। तो ध्यान रखना ना। हाँ, राही गौर, बिल्कुल राही गौर, सही बात है, अजीत सिंह है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। आज अपन 10-15 मिनट 20 मिनट लेट हो गए क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग गया था, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष का था। किस शासक का शासनकाल लगभग कितने वर्ष का था, 50 वर्ष का था। इसकी भी अपन बात करते हैं। इनमें से बात करें तो देखो, यहां पर राव मालदेव में नहीं, तो राव चुंडा में भी नहीं, तो कौन था, राव जोधा का शासनकाल कितने वर्ष का था, 50 वर्षों का रहा था। बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल मैं आपका परिणाम स्वीकार करता हूं। मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। प्रियंका गारू, जय भीम सर जी, भीम सर जी है ना। चलो प्रियंका, आपको भी श्याम भरा प्यार भरा नमस्कार। मांगीलाल कटारिया भी बिल्कुल सही है ना। चलो आगे की बात करते हैं। तो राव जोधा का शासनकाल कितना वर्ष का रहा है, 50 वर्ष का रहा है। ये ध्यान रखना है, कितने वर्ष का रहा है, 50 वर्ष का शासनकाल रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात करते हैं। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता था। किस शासक को हसमत वाला क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता था, उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता है यहां पर बात करें तो देखो, 3 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल शेरशाह सूरी को नहीं कहा जाता था, मानसिंह प्रथम को नहीं कहा जाता था, चंद्रसेन को नहीं कहा जाता था, किसको कहा जाता था, राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता था। बिल्कुल पूजा मावर, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ बिल्कुल सुरेंद्र, मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता था। ईद के चांद वाले गुरु जी को पूजा का नमस्कार, बिल्कुल पूजा नमस्कार। हाँ चलो, आज आप लाइव वीडियो देख रहे होंगे, घर से देख रहे होंगे, कल आप हॉस्पिटल से देख रहे थे। चलो मैं मानता हूं कि आज घर से देख रहे होंगे। सर जी गुस्सा हो क्या मुझसे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, मैं किसी से गुस्सा होता ही नहीं हूं, है ना। हाँ चलो आगे की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। राठौर शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी रूप में प्रतिष्ठित माना गया था। राठौर शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का क्या माना गया था, स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता था, ऐसा शासक कौन था, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, चंद्रसेन नहीं था, मानसिंह नहीं था, जोध सिंह नहीं था, मालदेव को माना जाता था। 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का क्या माना जाता था, उसे स्वामी माना जाता था, राव मालदेव को। ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है सुरेंद्र, मालदेव था। पूजा बिल्कुल भी सही है ना। ओके सर जी, क्यों झूठ बोल रहे हो, प्रियंका घर हो ना। चलो हाँ, राही गौर मालदेव बिल्कुल सही है सर जी, आज भी हॉस्पिटल में ही हूँ। चलो कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में हो आप, बुआ बन गए बताया, मैं सुना था, है ना। हाँ मिठाई इसलिए मैं याद रखता हूँ, ये चीजें मेरे को मिठाई खानी है इसलिए याद रख रहा हूँ, ये समझना ना पूजा, हाँ ये मत समझना, है ना। संध्या, हेलो सर जी, बिल्कुल संध्या नमस्कार। जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो। बात करते हैं। देखो, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी, तो अपन ने पढ़ा था राव मालदेव ने। किसने, राव मालदेव ने, बिल्कुल सही बात है, राव मालदेव ने 52 युद्धों में सफलता हासिल की थी। ये बात सही है ना, बिल्कुल थैंक्स राही जी, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो एक बार, उसकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। उसकी माता क्या थी, पद्मा कुमारी थी, जो मेवाड़ से संबंधित थी। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है इसमें। उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता।
खानवा के युद्ध में पद्मा कुमारी ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, ऐसा कोई लगता नहीं है मुझे। उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। अरे उसने उसने किसने, मालदेव ने या फिर पद्मा कुमारी ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता मैं बात। बीकानेर के राव जयसिंह को परास्त किया? नहीं, बिल्कुल ये बातें मेरे जमनी नहीं है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं कोई ऑप्शन आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान मत देना आप तो ना। प्रियंका शुक्ला सटमसी? नहीं, बिल्कुल प्रियंका सटमसी हो ही नहीं सकता ना, ये थोड़ा सा आपत्ति वाला क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। बात करते हैं, देखो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन सी थी? तो रूपमती नहीं थी, कर्मावती नहीं थी, पद्मावती नहीं थी, कौन थी? रूठी रानी उमादे, है ना। आपको पता है ये रूठ करके कहां पर चली गई थी? अजमेर चली गई थी। और अजमेर में कहां पर शरण ली थी? अजमेर में आपको पता तारागढ़ दुर्ग में। कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत, तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत, ये भी ध्यान रखना ना, तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत क्या ली थी? यहां पर शरण ली थी, ये भी बात करना। बिल्कुल सही बात है, अजमेर में शरण ली थी पूजा और बिल्कुल मांगीलाल कटारिया भी बिल्कुल सही बात है। आपका आंसर जो भी दे रहे हो बहुत बढ़िया बात है। आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल के युद्ध की बात करते हैं। आपको पता है गिरी सुमेल का युद्ध है जो 5 जनवरी 4-5 जनवरी की बातें हैं, 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए ना। 4-5 जनवरी की बात करते हैं, तो ये कब लड़ा गया था? 4-5 जनवरी 1544 ईस्वी को लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मालदेव और किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। शेरशाह सूरी के बीच में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आपको पता मालदेव क्या हुआ था? पराजित हुआ था। क्या हुआ था? मालदेव पराजित हुआ था, आपको पता। और इस दौरान आपको पता जेता और कुपा, जेता व कुपा की बात करते हैं ना। जेता व कुपा क्या हुआ था कि कुपा शहीद हुए थे, है ना, शहीद हो चुके थे, इस दौरान युद्ध करते हुए मारे गए थे, आपको पता। और इस दौरान इस दुर्ग को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज क्या हो जाता, यहाँ पर भारत की बादशाह खो देता, है ना। पूजा मार आले गुरुजी गलत हो गयो मारो तो, है ना। चलो वीरे पेपर आ गया, टेंशन हो रही है। चलो अरे सुरेंद्र ऐसे टेंशन मत ले, पेपर आ गए तो कोई बात नहीं, कोई जिंदगी थोड़ी ले जाएंगे अपनी। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो आपको पता राव मालदेव ऐसा युद्ध लड़ा गया था जैसे कि बात करते हैं गिरी सुमेल का युद्ध, आपको पता जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बिना लड़े ही क्या हो गए थे वो, यहाँ पर या बिना लड़े ही या लौट गए थे। और इस दौरान जेता और कुपा क्या हुए थे? लड़ते हुए, आपको पता वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये भी पता होना चाहिए ना। लड़ते हुए क्या हो गए थे? वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये बिल्कुल सही बात है। आगे की भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देखो, किस राजपूत शासक ने, किस राजपूत शासक की बात हो रही है ना, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? किस राजपूत शासक की ये बात हो रही है कि जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो यहां पर मैं बात करता हूं बीकानेर के राजा राय सिंह की। नहीं, जब आपको पता कल्याण सिंह और राय सिंह ने वहां पर आपको पता अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो ये हो ही नहीं सकता। मारवाड़ के राव चंद्रसेन की या आमेर के राजा भारमल ने भी अधीनता स्वीकार की है, तो मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह ने भी की है। प्रताप के बाद प्रताप का बेटा अमर सिंह था, इसने 1615 ईस्वी के अंतर्गत आपको पता है यहां पर अधीनता स्वीकार की थी, तो जहांगीर के समय में। तो यहां पर कौन सा शासक था? मारवाड़ का राव चंद्रसेन था, बिल्कुल राव चंद्रसेन था, ध्यान रखना। आपको पता है इसे प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता था, प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता था, ये भी अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई बात नहीं, अगर लीड लगा लो, ऐसी कोई बात दिक्कत हो रही है तो। अमन कौर गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग है ना। चलो बिल्कुल, भूला राही गौर ने कहा है कि यहाँ पर इसे भूला बिसरा राजा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? भूला बिसरा राजा के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, भूला बिसरा राजा के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल है ना। आगे की बात करते हैं, देखो मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था?
जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की क्या नहीं की थी, अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो देखो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने, अरे तो की है, किसने नहीं की? मुगलों की अधीनता स्वीकार की है, उदय सिंह ने की है, और आपको पता अजीत सिंह ने की है। तो यहां पर राव चंद्रसेन ऐसा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इसको आपको पता भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी के नाम से जाना गया। तो ये ध्यान रखना है। आगे की बात करता हूं, एक बार देखो आगे की क्या करता हूं, यहां पर बात करता हूं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की है? निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? तो ध्यान रखना ऐसा राज्य कौन सा है। तो देखो ईडर की बात करें तो ईडर ने तो की है, डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर ने भी की है, जालोर ने भी की है, पर किसने नहीं की? जोधपुर ने। ध्यान रखना बिल्कुल, जोधपुर ने नहीं की है, ध्यान रखना बिल्कुल है ना। ईडर ने भी की है, डूंगरपुर ने भी की है, जालोर ने भी की है, लेकिन जोधपुर ने नहीं की है, ध्यान रखना। सरजी चंद्रसेन क्या भूल गया जो इसका नाम ही भूला बिसरा, नाम ही रख दिया गया था ना। एक बार युद्ध लड़के भूल जाता था ही है ना, तो इसलिए भूला बिसरा नाम है इसका ना। आ गई में, अच्छा आरती हट जाओ, सब आ गई है मोटरसाइकिल लेके, एक्सीडेंट हो जाएगा, ध्यान रखना, हट जाओ फटाफट। आगे की बात करते हैं, देखो 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? किस अवधि के दौरान जोधपुर जो राज्य था का शासन खालसा रहा था, ये बात करते हैं। तो देखो 13 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता जोधपुर को खालसा घोषित किया गया था 1581 से 83 ईस्वी के दौरान। 1581 से 83 ईस्वी के दौरान खालसा घोषित किया गया था। सर ये मुझे छोड़ आती है रोज रोज, राही गौर, अच्छा ये छोड़ आती है क्या आरती तेरे को? अंजलि पाठक डी बिल्कुल सही है, बद्री शर्मा डी सही है, आरती राय है ना। चलो 1581 से 83 ईस्वी में जोधपुर को क्या कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया गया था, ध्यान रखना। मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि किसे प्रदान की थी? बिल्कुल मुगल सम्राट आपको पता है जहांगीर ने दलथम्मन की क्या की गई थी? उपाधि प्रदान की गई थी, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसा कौन सा शासक था? देखो मनोहर दास की बात करें नहीं, मलिक अंबर की बात करें नहीं, सूर सिंह की बात करें नहीं, गज सिंह को दलथम्मन की क्या की गई थी? यहाँ पर उपाधि प्रदान की गई थी। कहते हैं कि ये यहाँ पर दुश्मनों को रोक करके रखने का काम करता था, इसलिए दलथम्मन की उपाधि से प्रदान की गई थी गज सिंह को, है ना। बिल्कुल सही बात है ना। आगे की बात करते हैं, देखो राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? राज्यारोहण के समय की बात हो रही है, तो उस समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? राज्यारोहण के समय, राज्याभिषेक के समय, तो उसकी भी बात करते हैं। देखो एक बार मान सिंह की बात करें नहीं था, गोपाल सिंह की बात करें नहीं था, लक्ष्मण सिंह की बात करें नहीं था, राज सिंह कुंपावत उस समय जसवंत का संरक्षक था, जिसने राज्याभिषेक करने में इसका क्या किया गया था? सहयोग किया गया था। तो राज सिंह कुंपावत का ध्यान रखना, बिल्कुल ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। सभी एक बार इस वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो। सर यहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोई बात नहीं ज्ञान वर्मा, बस तू रजाई में बैठा रहे और वीडियो देखता रहे, है ना। अभी 2-4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, चपेट में आ जाएगा, पहले भी आ गया, है ना। हाँ ज्यादा ज्ञान मत लगाना वरना, है ना। चलो इसके बाद में मैं बात करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया क्या करता है? उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम भी करता है। पात्र झामट्या एवं खटकड़िया किस नृत्य से संबंधित है, उसकी क्या करते हैं अपन बात करते हैं। देखो आपको पता है इसमें एक व्यक्ति होता है जिसको अपन खटकड़िया कह देते हैं, और एक को बोल देते हैं अपने आपको क्या बोलते हैं? झामट्या बोल देते हैं, ध्यान रखना है। और यहां पर आपको पता है एक बार कविता बोलता है खटकड़िया और उसको दोबारा रिपीट करता है, कौन सा आपको पता है? यहां पर झामट्या बोलता है और खटकड़िया उसको क्या करता? दोहराता। तो ऐसा नृत्य कौन सा है? गौरी नृत्य, ध्यान रखना। कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य। और गौरी नृत्य के बारे में अपन ने कल भी बात की थी, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य है। और आपको पता सबसे प्राचीन जो लोक नाट्य है, जिसे लोक नाट्य का मेरु नाट्य के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जानते हैं, इसे देखा जाए तो ना गौरी नृत्य है और इसे मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। नाटक होता है उसमें नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना, मेरु नाट्य के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल है ना। कोई बात नहीं प्रियंका, कोई बात नहीं, है ना। चलो है ना, तो ये बात करते हैं। उसके बाद में देखो यहां पर इसके अंतर्गत
कई छोटी छोटी नाटिकाएं होती है। जैसे मैं बात करता हूं, देखो जैसे मैं बात करता हूं, गोमा है, आपको पता, आपने पढ़ा था कल भी, मीणा है, आपको पता है, यहां पर आपको पता कालुकीर है, कालुकीर है, कालुकीर है, आपको पता होना चाहिए क्या है, कालुकीर है। आपको पता कान गुजरी है, कान गुजरी है ना, कान गुजरी कौन सी है, कान गुजरी है, ये भी पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर मियावड़ है, मियावड़ है, कौन सी है यहाँ पर, मियावड़ है ना। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे नाहर है, आदि आदि छोटी छोटी क्या होती है, नाटिकाएं इसके अंतर्गत प्रयोग में ली जाती है। ध्यान रखना किसमें, गौरी नृत्य के अंतर्गत। आपको पता है ये जो नृत्य है सावन भादो के महीने में आपको पता है लगभग 40 दिनों तक किया जाता है, सुबह शुरू होता है और रात तक ये नृत्य चलता है। वैसे इस नृत्य का प्रचलन आपको मैंने कल भी बताया था कि डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही में किया जाता है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और उदयपुर क्षेत्रों में किया जाता है ना, बिल्कुल है ना। आगे की बात करते हैं, देखो एक बार 17 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है, अभी पढ़ा था मैंने। तेरा ताली नहीं है, बम नहीं है, गिंदड़ नहीं है, कौन सा नृत्य है ऐसा, गौरी नृत्य है। जो कौन से महीने में किया जाता है, सावन भादो में किया जाता है, जो 40 दिन तक चलता है। यह नृत्य जो है, यह आपको पता, नृत्य की बात करता हूं तो डूंगरपुर है, डूंगरपुर, डूंगरपुर की बात करते हैं, उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर की बात करें, यहां पर बात करते हैं, देखो सिरोही की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिरोही की बात करते हैं। तो यहां पर मैं बात करता हूं भीलवाड़ा की भी बात करता हूं। तो इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। चलो हाँ, थैंक यू है ना। चलो आगे की भी बात करते हैं, देखो एक बार बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य कौन सा है। मेवाड़ की आपको पता है भील जाति के लोकनाट्य की बात हो रही है, और इस दौरान मेवाड़ की जो अरावली क्षेत्र में जो भील जाति रहती है उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता, तो रम्मत नहीं किया जाता, भवाई नहीं किया जाता, गंधर्व नहीं किया जाता, कौन सा किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता। कौन सा नृत्य किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना। चलो आगे की बात करते हैं, एक बार देखो चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहां की प्रसिद्ध है, चार बेत की बात कर रहा है ये। चार बेत आपको पता है यहां पर जैसलमेर में नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं है, श्री गंगानगर में नहीं है, कहां पर प्रसिद्ध है ये चार बेत जो यहां पर लोक गायन शैली है, वो टोंक की प्रसिद्ध, ध्यान रखना कहां की है, टोंक की है, ध्यान रखना। प्रतिभा चौधरी टोंक है ना, बिल्कुल प्रतिभा, सही बात है ना। हाँ सभी एक बार इस वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं आज, बहुत बढ़िया बात है। तो सभी एक बार इसको क्या कर दो, एक बार लाइक कर दो बस, है ना। देखो चार बेत की अगर बात हो रही है तो राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित संगीत दंगल रूपी लोकनाट्य किया जाता है। आपको पता है टोंक में संगीत रूपी दंगल, संगीत रूपी दंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, संगीत रूपी दंगल लोकनाट्य है, ध्यान रखना ही है ना। संगीत रूपी लोकनाट्य है, ध्यान रखना, दंगल रूपी लोकनाट्य है ये चार बेत। ये शैली टोंक में आपको पता है, यह जो शैली है ना, यह शैली टोंक के नवाब की बात करते हैं। आपको पता है टोंक का एक नवाब था फैजुल्ला खां, फैजुल्ला खां की बात कर रहे हैं, फैजुल्ला खां के समय की बात है ना। फैजुल्ला खां के समय की बात है। अब्दुल करीम खां के द्वारा आपको पता है, इसे आपको पता है एक और था खलीफ करीम खां निहंग ने ये क्या किया था, ये शुरू किया था, यह प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखना है। चार बेत इनके द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मूलतः आपको पता है ये चार बेत जो है आपको पता पठानों की विद्या है। ये किसकी विद्या है, यह पठानों की विद्या है, यह पठानों की क्या है, विद्या है, ये भी ध्यान रखना, पठानों की क्या है, ये विद्या है, ये पता होना चाहिए।
किसकी विद्या है ये? पठानों की क्या है ये? विद्या है। चार बेत में आपको पता है डपली मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डपली क्या होता है आपको पता है? डपली मुख्य वाद्य यंत्र बजाया जाता है ना, डपली है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा ना, क्या है ये? डपली वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है ये? डपली वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ध्यान रखना ना, डपली वाद्य यंत्र बजाया जाता, यंत्र बजाया जाता है, बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डपली वाद्य यंत्र बजाया जाता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, बिल्कुल है ना, है ना। चलो आगे की बात करते हैं, एक बार देखो आगे की बात करते हैं। देखो गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? गोपी जी भट्ट की क्या हो रही है? बात हो रही है ना 20 नंबर के क्वेश्चन में। तो गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार है? तो आपको पता गोपी जी भट्ट नौटंकी के भी नहीं है, रमत के भी नहीं है, स्वांग के भी नहीं है, किसके हैं? तमाशा के हैं। किसके है ये? गोपी जी भट्ट। तो गोपी जी जो भट्ट है ना, वो यहाँ पर तमाशा लोक नृत्य शैली के क्या है? कलाकार है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल है ना, तमाशा है ना, प्रतिभा चौधरी तमाशा, बिल्कुल प्रतिभा तमाशा है ना। चलो आगे की बात करते हैं। देखो एक बार देखो, बात करता हूं मैं तमाशा की, अगर बात हो रही है तो यहां पर गोपी जी भट्ट लोक नाट्य का आरंभ जयपुर के भूतपूर्व शासक प्रताप सिंह के समय हुआ था। आपको पता है इसकी शुरुआत, आपको पता है शुरुआत की बात करता हूं, तो शुरुआत की बात करता हूं प्रताप सिंह के समय, प्रताप सिंह के समय। अब प्रताप सिंह उस समय क्या थे? जयपुर के शासक थे। कि समय आपको पता है गोपी जी भट्ट के द्वारा की गई थी, गोपी जी भट्ट के द्वारा की गई थी, भट्ट के द्वारा की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। जयपुर का शासक रहा था आपको पता प्रताप सिंह, उसके समय गोपी जी भट्ट ने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी। ये जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। यह जयपुरी ख्याल, यह जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायकी, गायकी का मिश्रित रूप है। मिश्रित क्या है? ये रूप है, मिश्रित रूप है। किसका रूप है ये? जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का क्या है? ये मिश्रित रूप है, ये थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना ना। बात करता हूं यहां पर देखो गोपी जी भट्ट, आपको पता गोपी कृष्ण भट्ट, गोपी जी भट्ट की बात करता हूं। देखो गोपी जी भट्ट की तो अपन ने ऊपर बात की है, गोपी जी भट्ट। आपको पता है गोपी कृष्ण भट्ट की भी बात करता हूं, गोपी कृष्ण भट्ट। आपको पता गोपी कृष्ण भट्ट की भी मैं क्या करता हूं? बात करता हूं। आपको पता वासुदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, देखो ऊपर लिख देता हूं मैं, जगह नहीं है। वासुदेव भट्ट की भी बात कर लेता हूं ना, वासुदेव भट्ट की भी क्या कर लेता हूं? भट्ट बात कर लेता हूं। आपको पता बंशीधर भट्ट, आपको पता कौन सा भट्ट है? बंशीधर भट्ट की भी मैं बात कर लेता हूं। ये लोगों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा इस नाट्य को क्या बनाया गया था? लोकप्रिय बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। हाँ है ना, ये भी ध्यान रखना। ज्ञान वर्मा भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी चल तारों के शहर में, है ना। हाँ अभी तारों के शहर में चलने लग गया, पहले तारों के शहर में आया था तब तो तबीयत खराब हो गई, वापस आएगा ना तो जिंदा भी नहीं बचेगा, ध्यान रखना। किसको ले जा रहा है? यही तो। हाँ चलो आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो यहां पर बात करते हैं कौन सी लोक संगीत और नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो तुरा कलंगी नहीं है, स्वांग नहीं है, नौटंकी नहीं है, कौन सा है? तमाशा, बिल्कुल सही बात है। दवाई करा दी सर, हाँ तो अब इधर मता तारों के शहर में मता बस, है ना। तारों के शहर में तो पहले बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे हैं ना, देख लो ये हंस रहे हैं, देख लो। हाँ तो इधर मता, बिल्कुल है ना। चलो आगे बात करते हैं। देखो तो यहां पर ये तमाशा जो है ये जयपुर से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे की भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। रायगोर सर, हाँ तो और क्या है, तो देखो बात करते हैं इस दौरान नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में क्या है? अधिक लोकप्रिय। तो देखो उत्तरी भाग में तो नौटंकी और रामलीला प्रसिद्ध नहीं है, ध्यान रखना। पश्चिम में भी नहीं है, दक्षिणी में भी नहीं है, कौन से में है? नौटंकी और रामलीला राजस्थान के पूर्वी भाग में लोकप्रिय है, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहां पर नौटंकी की अगर बात ही आ गई ना, तो देखो एक बार
नौटंकी की भी मैं बात करता हूं, राजस्थान के जो बात करता हूं नौटंकी की, तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान के आपको पता, राजस्थान के आपको पता पूर्व में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, भरतपुर आता है, आपको पता है, आपको पता भरतपुर है, अलवर है। भरतपुर के चाहे लोग भी हो, एक नंबर के नौटंकी होते हैं, अलवर के लोग और भरतपुर के जो लोग होते हैं एक नंबर के नौटंकी मान लेना। उनकी भाषा शैली ऐसे लगती है, कितनी मधुर लगती है, आप देखो तो सही, और एक पूरे एक नंबर के नौटंकी है, ध्यान रखना है ना। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, आपको पता धौलपुर की बात करता हूं ना, धौलपुर की बात करता हूं, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर है ना। इन क्षेत्रों के अंतर्गत आपको पता नौटंकी काफी प्रसिद्ध है ना। इसके अलावा भी मैं बात करता हूं, करौली है, ये जो क्षेत्र आता पूरा पूर्वी क्षेत्र है ना। बिल्कुल मैं भी हूं बट नौटंकी नहीं हूं, पूजा कम नौटंकी नहीं है, तू भी हाँ एक नंबर की नौटंकी है, हाँ ध्यान रखना है ना। हाँ चलो ना, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, इन क्षेत्रों में आपको पता है इन जिलों के अंतर्गत ये लोकनाट्य, मेलों और उत्सवों आदि त्योहारों पर क्या किया जाता है, किया जाता है। मैं हूं सर जी उधर से बहुत नौटंकी नहीं हूं, उधर से बट नौटंकी नहीं हूं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है आने। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय वह कौन सा क्षेत्र है, तो इनमें से देख लो, अपने आप आ गया सबसे ज्यादा नौटंकी जो प्रसिद्ध है वो किस क्षेत्र में, देख ले पूजा है ना। हाँ अरे देखो, तो बिल्कुल सही बात है, मैंने उदयपुर नहीं है, कोटा नहीं है, बाड़मेर नहीं है, कौन सा है, भरतपुर क्षेत्र है, जिसमें से सर्वाधिक नौटंकी यहाँ पर प्रसिद्ध है, यहाँ की नौटंकी प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ चलो बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 24 की भी बात कर लेते हैं। गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, गुलालबाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, उसकी अपन बात करते हैं। तो गुलालबाई की बात करें तो देखो एक बार, और कृष्णा कुमारी की भी बात करें तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, 24 नंबर के क्वेश्चन की क्या हो रही है, बात हो रही है। तो एक बार देखो, स्वांग लोकनाट्य नहीं है भाई, गौरी लोकनाट्य नहीं है, ख्याल लोकनाट्य नहीं, अपने पढ़ लिया है। नौटंकी लोकनाट्य की क्या है, ये प्रसिद्ध है, कृष्णा कुमारी, गुलालबाई, और यहां पर सामने देख रहे हो तो पूजा मावर भी लगा दो है ना। तो यहां पर ये दो तो सामने दिख रही है, तीसरी ऑनलाइन बैठी हुई है ना। तो ये नौटंकी लोकनाट्य से क्या है, संबंधित है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। तो यहां पर कृष्णा कुमारी और गुलालबाई नौटंकी के लिए प्रसिद्ध, नौटंकी लोकनाट्य के लिए है ना। आगे की बात करते हैं, 25 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बार देखो ना, बात करते हैं राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे। राजस्थान में जब भवाई नाट्य है उसके कौन जन्मदाता थे, ये ध्यान रखना। तो भवाई नाट्य की बात हो रही है ना, भवाई नाट्य की, तो यहां पर देखो भवाई नाट्य की बात करते हैं तो देखो एक बार, अली बख्शी नहीं है, लच्छी राम नहीं है, गोपाल नहीं है, बाघाजी यहां पर भवाई नाट्य के क्या है, जन्मदाता माना जाता है, बाघाजी को ध्यान रखना। भवाई के किसको माना जाता है, यहां पर बाघाजी को माना जाता है। वैसे भवाई नाट्य की बात करें तो आपको पता है ये गुजरात का लोकनाट्य है, यह गुजरात का क्या है, गुजरात का लोकनाट्य, गुजरात का क्या है, ये लोकनाट्य है, ध्यान रखना ने, गुजरात का लोकनाट्य है, ये भी ध्यान रखना आप, गुजरात का क्या है, ये लोकनाट्य है, ध्यान रखना ने। हाँ बिल्कुल है ना। हाँ आगे की बात करूं तो देखो, उदयपुर संभाग के अंतर्गत आपको पता उदयपुर संभाग में जो गुजरात के समीपावर्ती इलाकों में आपको पता एक जाति रहती है, भवाई जाति, उस भवाई जाति के द्वारा किया जाने वाला ये लोकनाट्य है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, भवाई जाति के द्वारा, भवाई जाति के द्वारा उदयपुर के, उदयपुर में ज्यादा ये पाई जाती है, जो गुजरात से क्षेत्र लगता है उस जाति के द्वारा ये लोकनाट्य किया जाता है। वैसे इस लोकनाट्य ने व्यावसायिक रूप धारण कर लिया। बात करते हैं यह व्यावसायिक लोकनाट्य, व्यावसायिक लोकनाट्य सीधी सट बात है, व्यवसायिक क्या है, ये लोकनाट्य, व्यवसायिक क्या है, ये लोकनाट्य है ना, व्यवसायिक लोकनाट्य है, ध्यान रखना है ना, व्यवसायिक लोकनाट्य, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको पता है इस लोकनाट्य के अंतर्गत कलाकार क्या करते हैं, सिर पर कई मटके रख करके नृत्य करते हैं, और इसके मुख्य पात्र को आपको पता सगाजी और सगी जी के नाम से पुकारा जाता है। इसमें जो कलाकार होता है अपने सिर पर कई मटके रखता है
और उसे उन पात्रों को अपन सगाजी और सगी जी के नाम से जानते हैं ना। इसके बाद में इसका जो जन्मदाता माना जाता है वो बागाजी जाट को माना जाता है ना, बागाजी जाट को माना जाता। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, इसका जन्मदाता किसको माना जाता, बागाजी जाट को माना जाता। वैसे देखा जाए तो आपको पता है ये केकड़ी अजमेर के निवासी है। निवासी की बात करें ना तो ये निवासी कहाँ के हैं, तो निवासी की बात करते हैं केकड़ी अजमेर। केकड़ी आपको पता है कहां पर पड़ता है, अजमेर में, है। ये आपको पता है यहाँ अजमेर के अंतर्गत केकड़ी में ऊन की मंडी लगती थी, आजकल ये बंद हो गई है ना। भेड़ की ऊन यहीं पर बिकती थी केकड़ी अजमेर में, आजकल ये बंद हो गई है। तो यहाँ पर इन बागाजी जाट का क्या हुआ है, जन्म हुआ है ना। ये जन्मदाता किसके, भवाई। आपको पता है यहाँ पर ये जो भवाई लोकनाट्य है ये जिनके द्वारा किया जाता है, ये एक जाति है भवाई जाति, उसके द्वारा किया जाता है। वैसे भवाई नाट्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वह श्रेष्ठा सोनी को माना जाता है। बात करता हूं, देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात है, प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात है। नृत्यांगना किसकी बात है, प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना किसको माना जाता है, तो अभी बात की थी श्रेष्ठा सोनी को, श्रेष्ठा सोनी को माना जाता है। किसको माना जाता है, श्रेष्ठा सोनी को माना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, किसको माना जाता है, श्रेष्ठा सोनी को। इसका क्या माना जाता है, यहां पर प्रसिद्ध नृत्यांगना माना जाता है। इतनी चीजें मैंने आपको इससे संबंधित बता दी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना। हाँ, आगे की बात करता हूं, एक बार देखो 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करता हूं। कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। कौन सा ऐसा नाटक है जो भवाई शैली में लिखा गया है और जो राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध है। इसकी भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो एक बार, अंजन सुंदरी नहीं है, मैना सुंदरी नहीं है, रासधार नहीं है, जसमा ओडन है। जसमा ओडन है जो भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध है। नाटक है ये, है ना, जसमा ओडन है जो भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध है। और आपको पता भवाई उदयपुर के अंतर्गत आसपास जो गुजरात से क्षेत्र लगता है उसमें भवाई जाति के द्वारा ये किया जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे भवाई जो नाट्य है ना, लोकनाट्य, ये गुजरात का लोकनाट्य, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे की बात करते हैं, एक बार 27 नंबर के क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं। देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। एक पारंपरिक लोकनाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया है, ये भी बात अच्छी है। एक पारंपरिक लोकनाट्य है जिसमें अपन ने बात की थी भी जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया। पुनः किसने रचना की है उसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो एक बार, मणिराम व्यास ने नहीं की है, भानु भारती ने नहीं की है, गोपी चंद ने नहीं की है, किसने की है, शांता गांधी ने की है। किसने की है, शांता गांधी। ज्ञान वर्मा, बहुत अच्छी बात है ना, शांता गांधी ने की है, बिल्कुल ये बात सही है। अंजलि पाठक भी सही है ना। हाँ, चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। शांता गांधी के द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है, तो इसकी भी बात करते हैं। 28 के अंतर्गत देखो, गौरी नहीं है, स्वांग नहीं है, रमत नहीं है, कौन सा है, भवाई है। कौन सा है, भवाई। बिल्कुल मीना जी, भवाई है, बिल्कुल सही बात है, अपन पढ़ते भी आ रहे हैं, भी देखा भी था। तो कौन सा है, भवाई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे के क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो, लोकनाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है, आपको पता है यहां पर पाबूजी की अगर बात हो गई तो आपको पता पाबूजी को लोक देवता, पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है, ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। देवता के रूप में क्या किया जाता है, इन्हें जाना जाता है, पूजा जाता है। आपको पता है, आपको पता है यहां पर राजस्थान के अंतर्गत, आपको पता राजस्थान के अंतर्गत जो आपको पता सबसे पहले जो ऊंट लाया था मारवाड़ में या राजस्थान में, मारवाड़ की अगर बात करूं तो मारवाड़ में भी सबसे पहले जो ऊंट लाया गया था वो आपको पता किसके द्वारा लाया गया था, पाबूजी के द्वारा। तो देख लो, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट इन्होंने ही लाया था, इन्होंने ही लाया था।
मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट क्या किया था, इन्होंने ही लाया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको पता है ऊंट जब बीमार हो जाता है तो इनकी, आपकी पता है, इनकी मनोती मांगने पर, इनकी पाती मांगने पर वो क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। और आपको पता है बाबू जी की जो फड़ बांसते हैं वो रावण वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है ना। तो बात देखो, बाबू जी की फड़ की बात करता हूं ना, बाबू जी की फड़ की फड़ फड़ बांसते हैं ना, तो आपको पता रावण हत्ता, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है। कौन सा प्रयोग लिया जाता है, वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। विकास जाट, गुड इवनिंग सर जी। विकास टाइम से आया करो ना, टाइम से आया करो ना। आगे की भी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की देखो एक बार, बाबू जी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोकवाद्य कौन सा, अपन ने ये भी बात की है। फटाफट आंसर बताओ, देखें ना, फटाफट आंसर बताओ। ये तो अभी अपन ने बात की है, देखें आपको भी जवाब आता है या नहीं आता है, फटाफट बताओ। देखें ऋतु कौर ए, है ना, हाँ रावण हत्ता, बिल्कुल ज्ञान, बिल्कुल बिल्कुल राज पंडित, बिल्कुल सही बात है ना, राज पंडित है ना, बिल्कुल है ना। रावण हत्ता है ना, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है, लोकवाद्य प्रयोग लिया जाता है, रावण हत्ता लिया जाता है, ये सब प्रयोग नहीं ही लिए जाते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो फट चित्रांकन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आपको पता प्रतापगढ़ नहीं हो सकता, देखे फटाफट आप बताओ एक बार। देखे गुरुजी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आपको पता अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में जो एग्जाम होते हैं, कोई पेपर टफ होता है, कोई नॉर्मल आ जाता है। अगर मान लो नॉर्मल में ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस रेशो से उनके नंबर क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं, और इन बच्चों के नंबर के समथिंग लाया जाता है, वो नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। फटाफट बताओ। देखे फर चित्रांकन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर कोटा भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है, भीलवाड़ा है। कौन सा है, शाहपुरा भीलवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। जीतू टेलर बिल्कुल सही बात है ना, कौन सा है यहाँ पर, शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। तो राजस्थान का जिला है जो यहाँ पर प्रसिद्ध फड़ चित्रांकन के लिए, ये ध्यान रखना है। चलो आगे की भी बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। 32 नंबर के क्वेश्चन की बात करूं, भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस क्लास से संबंधित है। आपको पता है एक श्रीलाल जोशी है जो भीलवाड़ा के क्या है, निवासी है। ये जो है, ये भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी, ये फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। फड़ चित्रांकन के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना, के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना ना। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आपको पता है इनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस फड़ चित्रांकन को इन्होंने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र पर पहचान दिलाई है, ध्यान रखना। क्या किया इसने, पहचान दिलाई है, ये ध्यान रखना है ना। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या किया, इसको पहचान दिलाई है, ये ध्यान रखना है ना। चलो आगे की भी एक बार देखते हैं। देखो आगे की भी बात कर लेते हैं एक बार। देखो राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में क्या किए, प्रदर्शित करने वाले थे। इसकी भी क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो देवीलाल सामर की बात करें, उदय शंकर की बात करें, पुरुषोत्तम की बात करें, जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड है जो आपको पता कौन सा यहाँ पर स्वांग करता है, वो बहरूपिया करता है ना। तो ये ध्यान रखना, जानकी लाल भांड है इस बहरूपिया कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही होगा अपना। कौन सा है, ए ऑप्शन होगा। आपको पता है यहाँ पर स्वांग के अंतर्गत अनेक रूप बनाए जाते हैं। कोई देवी देवताओं का नकल करता है, कोई आपको पता अलग अलग चाहिए, राजा रानी सेठ सेठानी आदि के अभिनय करते हैं ना। और यहाँ पर ऐसे स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। राजस्थान का जानकी लाल भांड है वो बहरूपिया इस कला के लिए आपको पता है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका, ये भी ध्यान रखना है। राज पंडित, नाइस क्लास सर जी, बिल्कुल थैंक यू राज, बिल्कुल थैंक यू ना। आगे की भी बात करते हैं एक बार। देखो कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य, एक बार मैंने ऑप्शन पे लगाया नहीं लगाया, लगा दिया मैंने, है ना। कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य
अरे कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य नृत्य शैली नहीं है? तो फटाफट बताओ। देखिए एक बार इसमें तो यहां पर कौन सा नहीं है? दांडी लोकनाट्य राजस्थान की शैली नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आज क्या करता हूं, आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर कल इसी समय आपसे।